33वीं सिंगल लेक्चर सीरीज है और इस एकेडमी ऑफ रोग निदान की वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर सिंगल लेक्चर सीरीज के 33वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आज जो हम लोगों को जिनका पाठ्य और मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है वे हैं डॉक्टर बालकृष्ण सेवतकर सर। आप एसोसिएट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में पदस्थ हैं और आज इस प्रोग्राम के जो चेयरपर्सन हैं वो है डॉक्टर आराधना खांडे मैडम। आप असिस्टेंट प्रोफेसर छत्तीसगढ़ में पदस्थ हैं। तो हम भारतीय परंपरा के अनुसार अपने किसी प्रोग्राम को आरंभ करने के पहले भगवान धन्वंतरी के चरणों में नमन करते हैं। तो मैं डॉक्टर गणेश से आग्रह करूंगा कि धन्वंतरी वंदना की तरफ हम सभी लोग अग्रसर हों। श्री धन्वंतरि स्तोत्रम्। ओम शंखं चक्रं जलौकां दधदमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुक परिविलसन्मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम्। हेलो सर। हाँ सर। आप सभी का धन्यवाद। आज इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हमारे सभी समस्त गुरुजन, एकेडमी ऑफ रोग निदान के अध्यक्ष और सचिव एवं समस्त शिक्षक, हमारे साथी और चिकित्सक बंधु एवं विद्यार्थी, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि यह पहले ही बता दिया गया, यह 33वां लेक्चर है और आज जो हमारे मुख्य वक्ता हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। आज के जो वक्ता हैं वे हैं डॉक्टर बालकृष्ण सेवतकर सर। सर इज एसोसिएट प्रोफेसर वर्किंग इन द पीजी डिपार्टमेंट ऑफ रोग निदान एवं विकृति विज्ञान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जयपुर। और सर ने अभी तक सर इज अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस। He has a 15-year experience in teaching, 18-year experience in a clinical field, and 14-year experience in a research. Sir has guided 7 students as a PG scholar and guided as a co-supervisor 26 students till now. Sir has guided completed one student as a PG supervisor. Sir ने उसको PG supervise किया है, and sir has published 3 books and 75 research articles in various index and national and international journals. And sir has attended more than 50 seminar, CME and national symposia in the various platform, and attended 5 ROTP and CME, along with delivered 6 guest lecture in various topics. And presently sir working as a NABH coordinator of NIA and member of core committee to implement NABH standard, along with NAC coordinator of NIA and member of core committee to implement NAC standard,
and IQAC, coordinator of NIA, to implement quality standard in institution. Also possessing the position of chairman, quality control team NIA, for check the quality measures of central lab, and working as a nodal officer in National Institute of Ayurveda for post-matric scholarship, and also working as a nodal officer of NIA for scholarship of SC student in ST student on National Scholarship Portal. तो इस तरह से सर का काफी बृहद परिचय है, बट आज सर जिस विषय पे बोलने जा रहे हैं, दैट इज एन अप्रोच टू इनकॉर्पोरेट 8-fold मेंटल एग्जामिनेशन इन एवरी पेशेंट केस स्टडी। तो इसके साथ में सर का हम स्वागत करते हैं। और आज के हमारी इस संभाषा परिषद को जो चेयर कर रहे हैं वे हैं डॉक्टर आराधना खांडे मैडम। मैडम का भी परिचय काफी बृहद है। मैडम काफी लंबे समय से छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और वर्तमान में मैडम असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वहां पे पदस्थ हैं। मैडम का बीएससी 1984 में कंप्लीट हुआ पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ से, और उन्होंने बीएमएस कंप्लीट किया 1991 में उस सेम कॉलेज से, और एमडी भी मैडम का 1998 में कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैडम ने पीएचडी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय 2016 में किया, और मैडम के पास में अभी कुल 26 ईयर का एक्सपीरियंस है, और मैडम ने 7 पीजी स्कॉलर्स को अभी सुपरवाइज किया है। इसके साथ में मैडम के अनेक ही पब्लिकेशंस, बुक और अन्य कार्यकारिणी समिति में मैडम का नाम है, और गवर्निंग बॉडीज में भी मैडम काम कर चुकी हैं। इसके साथ में मैडम को धन्वंतरी अवार्ड 2013 में और आयुर्वेद आचार्य अवार्ड 2014 में प्राप्त हुआ है। तो परिचय की श्रृंखला तो काफी लंबी है। हमारे दोनों ही विभूतियां बहुत ही पब्लिश ब्रांड है, लेकिन हम समय की अनुकूलता को देखते हुए मैं आज की चेयरपर्सन आदरणीय आराधना खांडे मैडम से निवेदन करूंगा कि आप हमें आज के इस लेक्चर को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। जी, सेवटकर सर को नमस्कार, सभी को नमस्कार। सर प्रारंभ करिए। ठीक है सर। थैंक यू डॉक्टर सेवटकर सर, ओवर टू यू सर, प्लीज। ओके। विजिबल है? हेलो? हाँ सर, विजिबल है। ओके। थैंक्स टू आराधना मैम, डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर गणेश कोले। बड़ा मुश्किल होता है इनको डॉक्टर अनुराग, डॉक्टर गणेश बोलना है। इनको आज तक मैंने कभी अनुराग और इससे अलग नहीं बोला है, तो अगर बीच में कभी अनुराग या गणेश निकल जाए तो आई एम सॉरी, क्योंकि हैबिट में है। कोई बात नहीं, ये तो हमारे लिए आपका स्नेह है। नहीं, ये हो सकता है। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वासने सर, बेस्ट बॉस का इसमें ज्वाइन दिख तो रहा था, लेकिन बेस्ट बॉस दिख नहीं रहे, तो उनको भी मेरी तरफ से साधारण नमस्कार। तो मेरा जो टॉपिक है वो है कि एन अप्रोच टू इनकॉर्पोरेट 8-fold मेंटल एग्जामिनेशन इन एवरी पेशेंट्स केस सीट्स। अच्छा, जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो आता है ना, पापा आते थे, चिल्लाते थे कि क्या दिन भर खेलता रहता है। फिर कभी अब पढ़ने बैठे तो क्या तू दिन भर पढ़ता ही रहता है, कभी खेलता वेलता कुछ नहीं है। तो है क्या कि लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। That's all the homeostasis. Homeostasis is any self-regulating process by which biological system tend to maintain stability while adjusting to conditions that are optimal for survival. If homeostasis is successful, life continues. If unsuccessful, disaster or death issues. The stability attained is actually a dynamic equilibrium in which continuous changes occurs, yet relatively uniform conditions prevail. तो जिंदगी के अंदर जो है वो बैलेंस बहुत जरूरी है। हमेशा होता ही है कि हमें लगता है कि यार कुछ चीज जो है वो, कभी अगर हम अपने डेली रूटीन को देखते हैं तो डेली रूटीन के अंदर हम देख सकते हैं कि या तो हम कभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं या कभी बहुत खुश हो जाते हैं, बट वो स्टेट ऑफ जो माइंड है वो ज्यादा समय नहीं रहती है। अगर वो स्टेट ऑफ ज्यादा समय रह गई, अब ज्यादा समय तक दुखी रह गए, तो फिर आप डिजीज की तरफ चले गए। इट मीन्स कि जो हेल्दी कंडीशन है उसके लिए साम्यावस्था या होमोस्टेसिस बहुत जरूरी है। जैसे हमारी जो स्वस्थ की परिभाषा है, जो आयु की परिभाषा है, उसमें लिखा है समदोष का समाग्नि चिंतात्मक किया प्रसन्नात्मेन्द्रिय बना स्वस्थ विधि। तो सब जगह क्या है, समता बहुत जरूरी है। साम्यावस्था या होमोस्टेसिस
बहुत जरूरी है। होम्योस्टेसिस आपके बॉडी के जो दो धातु मल है उनमें भी है, मन के जो गुण है सत्व रज तम इनमें भी साम्यावस्था जरूरी है, आपकी फैमिली में साम्यावस्था जरूरी है, जिस वर्क प्लेस पे आप वर्क करते हैं वहां के, तो जो एक होल जो यूनिवर्स है या जो होल एक सिस्टम है या एक एनवायरनमेंट है, वो सब चल किस प्लेस पे रहा है, क्योंकि वहां पर एक होम्योस्टेसिस है, एक इकोसिस्टम है। तो जैसे एक इकोसिस्टम ओवरऑल एनवायरनमेंट का है, वैसे ही जो इकोसिस्टम है हमारी बॉडी का है। बॉडी के अंदर पर्टिकुलरली जो स्पेशल चीज आती है वो आती है हमारा ब्रेन। जैसे हम सत्व स्तंभ की बात करते हैं, तो सत्व स्तंभ भी एक हमारे मन की अवस्था ही है। जैसे सत्व को कहीं कहीं पर मन भी लिखा हुआ है, तो सत्व और रज स्तंभ एक्चुअली है क्या, मन की अवस्था है। जैसे हम मध्य की अवस्थाओं पे जाते हैं, तो मध्य की 3 अवस्था बताइए। प्रथम जो है उसमें बुद्धि स्मृति पे दिख रहा है, दूसरी जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा वो चिल्लाने लग जाएगा, और थर्ड के अंदर जो है वो सूखे काष्ठ की भांति गिर जाएगा। तो वहां पर भी जो मध्य की 3 अवस्था है वो बेस किसको किया है कि प्रथम अवस्था जो है वो सत्व को डिनोट कर रही है, द्वितीय अवस्था जो है वो रज को डिनोट कर रही है, जो तृतीय अवस्था है वो तम की अवस्था है, जिसके अंदर वो सो जाएगा, आराम से लेटा रहेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जो हमारा बॉडी का इकोसिस्टम है या जो हमारा एनवायरनमेंट है, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं पर साम्यावस्था बहुत जरूरी है। साम्यावस्था एक होम्योस्टेसिस वही जो है वो हमारी लाइफ के लिए या हमारी सोसाइटी के लिए या हमारे नेचर के लिए या हमारी प्रकृति के लिए जरूरी है, और ये साम्यावस्था ही प्रकृति का एक नियम है। तो जैसे हम बात कर ही चुके पहले कि जो आयु है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सत्व आत्मा, तो जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मन। तो मन जो है, मन इज द integral part of basic thoughts of Ayurveda. Anything that affects the physiology of mana can lead to its psychopathology. Psychopathology means की abnormal state of mind. तो कहा है ना हर बार कि भाई मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो सब कुछ जो है वो मन से रिलेटेड हो रहा है, और चाहे हमारी बॉडी है, हमारा माइंड है, हमारी सोच भी है, हमारी फैमिली है, इवन पर्टिकुलर यूनिवर्स जो है वो सबका सब जब तक साम्यावस्था में रहेगा, होम्योस्टेसिस में रहेगा, हेल्थ बनी रहेगी। और यही जो है वो हमारा नेचर का नियम है, रूल ऑफ नेचर की एवरीथिंग शुड बी इन द होम्योस्टेसिस। और ये होम्योस्टेसिस हमें बनाने की जरूरत नहीं है, खुद ही से होता है। अगर हम दुखी है तो हमारा जो माइंड की स्टेट होगी वो अपने आप को कुछ चेंज करना चाहिए। आप ज्यादा समय तो दुखी नहीं रह सकते। आप बहुत ज्यादा खुश है तो आप बहुत समय तक खुश भी नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि चेंज करके उसको होम्योस्टेसिस पे लेकर आना है। होम्योस्टेसिस ना तो बहुत ज्यादा है ना, जैसे हम वहां पर भी जाते हैं रोगों के कारण के अंदर, तो पहले ही कहा है कि एक अतियोग हो गया, एक मिथ्या योग हो गया, एक अयोग हो गया। बट जो बेनिफिशियल चीज है वो है हमारे लिए संयोग। तो संयोग ही हमारे लिए होम्योस्टेसिस लेके आ रहा है। तो जो हमारी आयुर्वेदिक साइकेट्री है, इट मींस की मेंटल इलनेस रिफर्स टू वाइड रेंज ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन डिसऑर्डर्स दैट अफेक्ट्स मूड, थिंकिंग एंड बिहेवियर। तो उन्माद, जैसे हम कहा जाता है ना कि भाई उन्मत्त हो गया है वो पर्टिकुलर किसी भी चीज के अंदर। अगर जरा सा भी एक था कि हर एक आदमी के अंदर थोड़ा थोड़ा पागलपन तो होता ही है, चाहे आप कितना भी कर लीजिए। हम में कुछ चीजें हम ऐसी बोल जाते हैं, कुछ चीजें हम ऐसी कर जाते हैं कभी कभी कि वो जब आप वापस से जाकर दिन में सोचते हैं तो लगता है यार कि मैं पागल जैसी बात कर गया था। तो उन्माद इज जस्ट नॉट अ सिंगल मेंटल डिसऑर्डर बट इट्स ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदिक साइकेट्री। According to this derivation, it covers all the aspects of mental state of a person as well as symptom of any mental disease. किसी भी तरह की आप मेंटल डिजीज की बात करेंगे वो उन्माद से बाहर नहीं जा सकती। उन्माद जो है वो सब चीजों को कवर कर लेता है। जैसे हम पर्टिकुलर मानसिक भाव की बात करते हैं, तो मानसिक भाव यूजुअली है कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, हर्ष है। तो ये सब जो है वो जब तक फिजियोलॉजिकल लिमिट्स के अंदर है, हमें एक हेल्दी लाइफ मिल रही है, एक हेल्दी स्टेट मिल रही है, मन की भी और शरीर की भी। लेकिन जैसे ही ये अपनी कंडीशंस को डिफर करता है, जैसे ही मानसिक भाव जो है, ये मानसिक भाव भी हमेशा हमारे अंदर बने ही रहते हैं। काम भी होगा, क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा, मोह भी होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि एक सिंपल सा था कि एक बंदे को चेस्ट पेन हुआ, वो गया, उसने जाकर के अपना ईसीजी कराया। ईसीजी वो बिल्कुल नॉर्मल था।
तो जैसे ही उसने ईसीजी देखा, वो क्लिनिक से बाहर निकला, उसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई। तो कॉज ऑफ डेथ वहां पर क्या रहा? कॉज ऑफ डेथ था कि अति हर्ष हो गया। तो जरूरी नहीं है कि केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह यही हो। तो ये सारी की सारी जो है वो हमारी जो है वो अवस्था है ब्रेन की। तो जो when the physiology of this manas bhava are disturbed, then they consider as abnormal and constitute a pathological state of mana leading to मानसिक विकार। तो ये जो मानसिक भाव जो है, जब थोड़े डिस्टर्ब होंगे, तब जो है वो मानसिक विकार को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि सृष्टि की उत्पत्ति जो है वो अव्यक्त, महान और अहंकार से हो रही है। तो एक जगह पर लिखा था कि अहंकार जो है वही हमें इस संसार से जोड़े रहता है। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर भाव नहीं है। जब तक अहंकार नहीं होगा, आप संसार से जुड़े नहीं होंगे। आत्मा को शरीर से जुड़े रहने के लिए कहीं ना कहीं अहंकार की जरूरत होती है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? वो सिद्ध पुरुष ये कर रहे हैं कि वो अपने अहंकार को कम कर रहे हैं। क्या मैं थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर सकता हूँ? हेलो? हाँ सर, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूँ, मीता मैडम का कॉल आ रहा था। ओके। दिख रहा है ना? यस सर, प्लीज ठीक कंटिन्यू। है। तो जो जब अहंकार जो है वो आत्मा को शरीर से जुड़े हुए है। जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी था, वो बहुत अहंकारी था, अब जो है वो कोमा स्टेट के अंदर या कहीं पड़ा हुआ है। तो वहां क्या हो रहा है कि अहंकार जो है वो शरीर को छोड़ने नहीं देगा आत्मा को। तो अहंकार अहंकार जो है वो प्रदर्शित किससे होता है? प्रदर्शित होने के लिए एक्चुअली इसको आकाश महाभूत की जरूरत होती है, लेकिन आकाश तो ऐसा चाहेगा नहीं। आकाश का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? आपके शब्द। शब्द जो है वो, उसमें भी स्पेशली क्या हुआ? वाणी। इसलिए कहते हैं कि हमेशा जो है वो वाणी आपकी अच्छी होनी चाहिए। कभी ने कहा है ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। इसलिए कहा है कि जितनी जब भी आप बोल रहे हैं, बहुत सोच करके, बहुत समझ करके, और आपकी वाणी जो है वो मधुर होनी चाहिए, ताकि किसी दूसरे को कष्ट ना हो। तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो यही करते हैं कि अहंकार को अपने कम कर रहे होते हैं, शून्य नहीं कर रहे होते। जैसे ही शून्य करेंगे वैसे शरीर आत्मा को छोड़ देगी। तो यहाँ पर जो है वो जो मानसिक विकार है वो सभी के अंदर होते हैं, बट स्टेट जो है वो उनकी अलग अलग होती है। बिल्कुल शून्य कभी नहीं होंगे। शून्य होंगे तो शरीर रहेगा ही नहीं। तो इसी हम जब जब भी लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी या कभी देखते हैं, तो हमेशा ये आता है कि भाई बहुत ज्यादा जो है वो आयुर्वेदिक के अंदर और एलोपैथी के अंदर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का डिस्कशन चलता रहता है कि भाई आपका साइंस जो है वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, आपके इसके अंदर ऑब्जेक्टिव चीजों की बात ही नहीं होती है। तो यहाँ पर जैसे जो मेंटल इलनेस है हमारी, मेंटल इलनेस रिफर टू वाइड रेंज ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशंस डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स मूड, थिंकिंग, बिहेवियर। Examples of the mental illness include depression, anxiety disorders, schizophrenia। तो हुआ क्या कि उन लोगों के पास भी, पर्टिकुलरली जब हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की बात कर रहे होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट उनके पास भी एज सच साइकेट्री के लिए कोई लेबोरेटरिकल पैरामीटर्स या लेबोरेटरिकल टेक्निक्स या इंस्ट्रूमेंटल हेल्प बहुत ही कम है। साइकेट्री के अंदर वहां पर भी सब्जेक्टिव है, बट उनका जो सब्जेक्टिव नॉलेज है उसको उनने जो है वो कवर अप कर दिया किसके अंदर? डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। और हमारा जो साइंस है या जो हमारी चीजें है वो स्कैटर्ड है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि जो उन्माद है हमारा, उन्माद इट्स ओवरऑल साइकोलॉजी। उसके अंदर पूरी की पूरी जो है वो साइकेट्री समाहित है, लेकिन हमने उसको क्या करा कि कलेक्ट नहीं किया।
कलेक्ट करके उसको सही फॉर्म में लेके नहीं आए। हम जैसे ही लेकर के आते बोलते जी तुम्हारा दिया हुआ है, बट उनने उस पर काफी मेहनत करी है। अगर पर्टिकुलरली एक हम भक्ति की बात करते हैं तो डिजायर पे उन्होंने काफी सारा मटेरियल लिख रखा है। तो यहाँ पर हमने कोशिश करी है कि कैसे हम हमारे जो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स है उसको इनकॉर्पोरेट करके जो एलोपैथी की चीजें उनको समझा सके। तो क्योंकि जो मेंटल डिसीज है, मेंटल डिसऑर्डर्स है, वो हर एक पर्सन के अंदर कहीं ना थोड़ी होती है। अब वो थोड़े से ज्यादा के अंदर कन्वर्ट होने के लिए ज्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल छोटी सी एक लाइन होती है, बहुत छोटी सी एक लिमिट होती है, कब वो क्रॉस हो गई आपको पता नहीं चलता है। और उसके बड़े वास्ट रिप्रेजेंटेशंस भी होते हैं। जैसे एक मैंने केस सुना था कि एक फीमेल थी, सी कमिटेड सुसाइड। व्हाई? बिकॉज उसका हस्बैंड कभी उसको डांटा ही नहीं था। वो बोलती थी मेरा हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करता है, मैं चाहती हूँ मुझे डांटे। उसने बहुत कोशिश करी, उसको डांटा नहीं, देन ही कमिटेड सी कमिटेड सुसाइड। तो सुसाइड कर ली। तो जो ब्रेन की स्टेट्स है, ब्रेन की अवस्था है, जो मानसिक विकार है, उस सब में कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा है। बट एक लिमिट है, जैसे ही वो क्रॉस हुई वो डिसऑर्डर्स के अंदर या डिजीज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो पर्टिकुलरली हमने ये कोशिश करी कि जो हमारा आयुर्वेदिक साइकेट्री है, क्योंकि बार बार जब बचपन से हम सुनते चले आए कि भाई बचपन मतलब जब हम आयुर्वेद के कंसेप्शंस में रहे तब से ही हमने सुना है कि आपका जो साइंस है उसके अंदर केवल सब्जेक्टिव मैटर्स ज्यादा है, नथिंग ऑब्जेक्टिव। बट जो होल जो साइकेट्री है वो पूरा का पूरा सब्जेक्टिव मैटर है, उसमें ऑब्जेक्टिव बातें है ही नहीं। उस सब्जेक्टिव को ही हमने ऑब्जेक्टिव के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी। सो पर्टिकुलरली हमने यहाँ पर ये कोशिश करी है कि केवल जो उन्माद है इसके अंदर जो एक श्लोक दिया हुआ है, उन्मादम पुनर्मनोबुद्धि संज्ञा ज्ञान भक्ति शील चेष्टाचार विभ्रम, इसी इसी एक से हम जो है वो सारी की सारी डिजीज को एक्सेस कर सकते हैं। जितनी भी मेंटल डिसऑर्डर्स है, जितनी भी मानसिक व्याधियां हैं, उसको हम इसके थ्रू कर सकते हैं। बशर्ते कि हमें उनकी तरह प्रिसाइज होना पर हमको उनकी तरफ पर एक सिस्टमिक वे में हमारे साथ को लाना होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ कोशिश करी थी कि ये जो 8 पॉइंट्स हैं, इन 8 पॉइंट्स को कलेक्ट करके हम एक साइकेट्रिक असेसमेंट का प्रोफार्म बनाए, एक साइकेट्रिक असेसमेंट के लिए उसको यूज करें। ठीक है। उससे पहली जो फर्स्ट है वो है मन का विभ्रम। जब हम भ्रम की बातें करते हैं तो एलोपैथी साइंस के अंदर यूजुअली 3 तरह की वो बातें करते हैं। फर्स्ट वन इज द डेल्यूजन, इट्स फॉल्स बिलीफ। सेकंड वन इज इल्यूजन, मींस फॉल्स परसेप्शंस एंड हेलुसिनेशंस। इल्यूजन मींस फॉल्स इंटरप्रिटेशन एंड हेलुसिनेशन मींस फॉल्स परसेप्शन। तो लेकिन जब हम हमारे शास्त्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? मन विभ्रम की। तो मन है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस: परसेप्शंस और कॉग्निटिव और सेंसरी फंक्शंस, स्टिमुलेशंस और इनिशिएशंस, कोनेशंस और मोड, डिस्कशन, डिटर्मिनेशन एंड अफेक्टिव फंक्शंस। तो जो मन है इसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? चिंतन करना। लेकिन किनका चिंतन करना? उनका चिंतन करना जो कि चिंतनीय विषय है, न कि अचिंतनीय विषय का। अचिंतनीय विषयों का भी जितने आप चिंतन करने लग जाएंगे वही जो है वो आपको व्याधि की तरफ लेके जाएगा। जैसे एक कहानी बताता हूँ कि एक बस रहती है, उस बस के अंदर एक कंडक्टर रहता है, बड़ा लीन सा कंडक्टर रहता है। तो वो टिकट बांटा करता है। एक बार एक बड़ा हेल्दी सा और बिल्कुल पहलवान टाइप का एक आदमी रहता है, उसके पास जाता है, बोलता है कि टिकट। तो बोलता है आई डोंट हैव टिकट। उसका नाम होता है मिस्टर जॉन। तो तो चला जाता है। नेक्स्ट डे फिर यही होता है, वो उसके पास जाता है, वो पूछता है कि टिकट। तो बोलता है मिस्टर जॉन हैज नो टिकट, मेरे पास कोई टिकट नहीं है। तो अब ये कंटिन्यू कई बार होता है। तो अब जो कंडक्टर होता है उसने अपने मन के अंदर लास्ट सोच लिया कैसे करके मुझे इसको दिखाना है, बट क्योंकि वो डर था उसके मन के अंदर, इसलिए उसने वहां बात ही नहीं करी कि क्यों नहीं दोगे आप टिकट। तो फिर उसने क्या करा कि पूरे 2 से 3 महीने तक जिम गया, अपनी बॉडी को बनाया। जब उसको लगा कि वो उससे लड़ने लायक हो चुका है तब वो जाकर के उससे कहा कि टिकट। मिस्टर जॉन है नो टिकट। तो बोला आप टिकट क्यों नहीं दोगे? बोलता मैं टिकट इसलिए दूंगा क्योंकि मेरे पास बस का पास है। तो अल्टीमेटली होता क्या है
कि जिन चीजों का चिंतन नहीं करना है हम उनमें भी चिंतन करने लग जाते हैं, फिर वही जाकर के मानसिक व्याधियों का, क्योंकि जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो जो थिंकिंग है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द एज, अकॉर्डिंग टू द सोशल एंड द कल्चरल सराउंडिंग्स एंड द सर्कमस्टेंसेस। बट किसी भी इसमें जब आप अचिंतनीय विषय का चिंतन करने लग जाते हैं, अचिंतनीय विषय का चिंतन आप करने लग जाते हैं, वहां पर जो है वो मानसिक व्याधियां होना स्टार्ट करती है। तो अगर हम मन के फंक्शन की बात करते हैं तो मन का जो सबसे पहला कार्य है वो क्या है? इंद्रिय विग्रह, किसी भी चीज का परसेप्शन करना और चीजों को मोटर कंट्रोल करना। इसलिए कहा है कि हर चीज जो है वो मन के सहारे ही हो सकती है। दूसरा, मन का निग्रह करना, किन चीजों को हमें एक्सेप्ट करना है, किन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना है। हेलो, नेक्स्ट है ऊह या गेस, और फिर लास्ट में थॉट। तो कोई भी चीज पे हम अपना विचार करते हैं, विचार करके फिर हम उसको सोचते हैं कि ये इस तरह से हो सकता है, देन फिर हम किसी डिसीजन के ऊपर आते हैं। तो ये सारे कार्य जो है वो मन के हैं, मन का। लेकिन जैसे इसके अंदर विभ्रम आना स्टार्ट किया, क्योंकि वही जो होम्योस्टेसिस की हम बात करते हैं, जैसे ही हमारी होम्योस्टेसिस चेंज हुई, जैसे हमारी साम्यावस्था से अलग हुआ, हम चीजों को अलग करने लगते हैं। जैसे जहां पर हम रस्य के लक्षण पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है कि चिंते में चिंत्यानि, वहां पर भी रस्य के पहला लक्षण यही दिया हुआ है कि जैसे ही रस का क्षय होगा, वैसे ही आपका मन जो है वो विचलित होने लगेगा, आप अचिंतनीय विषय को चिंतन करने लग जाएंगे। बीच में आया था कि 2 गर्ल्स थी, वो ऑलमोस्ट 2 साल तक जो है वो एक अंधेरे कमरे के अंदर बंद रही, वहां से बाहर ही नहीं निकली। तो उनको बाहर निकाला गया तो उनमें से एक जो है वो ब्लाइंड हो चुकी थी और दूसरी की डेथ हो चुकी थी। तो समटाइम्स जो अचिंतनीय चीज है, कुछ लोग फिर वो चीजें कंटिन्यूस करते करते उसकी तरफ वो जाने लग जाते हैं। तो मन का जो कार्य है मेन चिंतन करना है, लेकिन चिंतन कितना करना? अच्छा चिंतन करना। दूसरी चीज है बुद्धि। अगर बुद्धि का विभ्रंश हो गया, बुद्धि का मतलब यहाँ पर क्या है? धी। धी मतलब निश्चयात्मक शक्ति। निश्चयात्मक शक्ति जो आपको बता रही है कि क्या सत्य है, क्या सत्य है, क्या नित्य है, क्या नित्य है। तो कोई भी चीज, सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अभी जो है वो रात हो रही है, आप नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास स्वयं की बुद्धि है, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि अभी तो बाहर सूरज निकल रहा है, अभी दिन हो रहा है। तो बुद्धि, ये निश्चयात्मक शक्ति जो आपको बताती है कि ये करना उचित है, ये करना उचित नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें जो है वो फॉल्स बिलीफ के अंदर भी चली जाती है। जैसे एक बार क्या होता है कि एक राजा रहता है, वो उसको ज्योतिष को अपना हाथ दिखाता है। उसने ज्योतिष को अपना हाथ दिखाया, ज्योतिष बोलता है कि महाराज अभी क्या होगा कि कुछ समय के अंदर ही दूसरे देश का राजा जो है वो हमारे ऊपर हमला करेगा, उस हमले के अंदर आपके प्राण चले जाएंगे। तो अब वो राजा उस बात को जैसा उसने कहा वैसे वैसे मान लेता है। कुछ समय बाद ये होता है कि एक सेनापति आता है, उनका बोलता है कि महाराज जो है वो पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया है, चल के हम उनका जो है सामना करते हैं। तो बोलता ना, मुझे तो पहले से पता था कि जल्दी ही जो है वो दूसरा राजा हम अपना हमला करेगा, मुझे ही पता है कि अगर इस हमले के अंदर मैंने लड़ाई करी तो मारे जाएंगे। तो मैं बोलता महाराज अगर नहीं लड़ेंगे तो वैसे ही मारे जाएंगे। तो बोलता है नहीं, अगर हम नहीं लड़े तो शायद ये चांस है कि हम थोड़ा बहुत बच सकता हूँ, मतलब फिर भी बच सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लड़ाई करने गया तो मैं जरूर मरूंगा। तो उसको काफी समझाता, नहीं मानता है वो। डेल्यूजन से है, तो डेल्यूजन के अंदर बोला कि फॉल्स बिलीव इज कैन नॉट चेंज बाय द रीजन। आप कितना भी समझाते रहेंगे वो नहीं मानेगा। तो सेनापति राजा को काफी समझाता है कि महाराज अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम वैसे ही मारे जाएंगे, तो क्यों ना हम लड़के मरे। तो होता ना, मैं अगर लड़ने गया तो मारा जाऊंगा। पूछता है कि महाराज आपको बताया कौन? तो बोलता है हमारे जो राज ज्योतिषी है, उनने मुझे हाथ देखा था, हाथ देख करके बताया कि आपके हाथों की लकीर स्पष्ट रूप से कह रही है कि अगर आपने युद्ध किया तो युद्ध में आप मारे जाएंगे। अब वो जाता है, सेनापति बोलता है महाराज जरा राजसी को बुलाइए, ज्योतिषी को। तो ज्योतिष महाराज जो है दरबार के अंदर आते हैं। तो सेनापति पूछता है कि महाराज को आपने ये कहा कि अगर ये युद्ध में लड़ते हैं तो ये मारे जाएंगे? बोले हाँ, इनकी रेखा है बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई है। तो बोलता है कि महाराज ये बताइए कि आपने अपनी हाथ की रेखा कभी देखी है? बोले हाँ देखी है। बोले क्या लिखा है उसके अंदर, कितनी उम्र है आपकी? तो बोलता है मेरी उसमें लिखा है कि मैं तो 27 होऊंगा। बोलता अभी कितनी उम्र है आपकी? बस 60 ईयर्स। तो उठाता तलवार और उसकी गर्दन काट देता है। तो देखिए महाराज 27 था, 60 साल में मारा गया। तो इन सब चीजों से बाहर निकलिए और चलिए। तो वहां पर
महाराज जो है वो अपनी खुद की बुद्धि नहीं लगा पा रहे हैं। जैसे हमारे लिखा है कि सभी लोगों का कारण जनरली जो है वो प्रज्ञा अपराध है या अधर्म है। तो प्रज्ञा अपराध में हो गया रहा है कि आप अपनी जो है धी है या अपनी बुद्धि है उससे काम नहीं कर रहे हैं, और जिन चीजों को नहीं करना चाहिए उन्हें कर रहे हैं। वो चीज जो कि आपके लिए हार्मफुल है, वो चीज जो आपके लिए अनरियल है, जो चीज आपके लिए अनरियलिस्टिक है, उनके ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं, उनको लेकर के आप बैठे हुए हैं। तो यही जो है वो क्या होगा, बुद्धि का विभ्रम होगा, जिससे कि व्याधियां उत्पन्न होगी, मानसिक व्याधि होगी। नेक्स्ट है संज्ञा ज्ञान। तो यहाँ पर कुछ आचार्य लेते हैं कि संज्ञा ज्ञान जो है वो ज्ञान से रिलेटेड है। संज्ञा ज्ञान मीन्स ज्ञान है, ज्ञान की जो हमें बता रहा है कि ये हीट है, ये कोल्ड है, गर्म है, ठंडा है। ये जो सेंसेशन आपको हो रहा है, या ये जो आपकी ओरिएंटेशन है, ये ज्ञान संज्ञा ज्ञान है। तो संज्ञा ज्ञान is the lake perception of heat, etc. संज्ञा ज्ञान can be taken either as the perceptual aspect and some as consciousness or orientations. There are two things, consciousness and the orientations. तो जितनी भी आपकी कॉन्शियसनेस है या ओरिएंटेशन है, इसको हम संज्ञा ज्ञान के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो किसी पर्सन का जो ओरिएंटेशन हैम्पर्ड हो रहा है या उसकी कॉन्शियसनेस हैम्पर्ड हो रही है, तो वो सब हम संज्ञा ज्ञान के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो संज्ञा ज्ञान और ओरिएंटेशन इन द रिस्पॉन्सिवनेस, ओरिएंटेशन जैसे हमने कहा ये कि पर्सन, टाइम एंड प्लेस का हो सकता है, एंड द कॉन्शियसनेस इज द रिस्पॉन्सिवनेस टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जैसे जब डेथ को डिक्लेयर करते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो वर्क कर रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो आप थैलेमस को देखेंगे, देन मिड ब्रेन, देन मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स, देन मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो जब तक कार्डियोस्पायरेटरी फंक्शन चल रहे हैं तब तक आप कह रहे हैं कि ही एंड सी कैन अलाइव। तो यहाँ पर जो है वो हमें कॉन्शियसनेस या उससे रिलेटेड चीजें या ओरिएंटेशन या उससे जैसे ज्वर की जब हम प्रत्यावर्तन की तरफ जाते हैं तो वहां पर लिखा है कि मानसिक संताप चित्यम अर्तिग्लानि मन संतापस्य लक्षणम। तो वो कह रहा है कि आपका जो ओरिएंटेशन है, जो आपका रिस्पॉन्सिवनेस है फॉर द सराउंडिंग्स और फॉर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो आपका अगर डिफर कर जा रहा है तो हम कहेंगे कि इसका संज्ञा ज्ञान का जो है वो विभ्रंश हो गया। समटाइम्स ये होगा कि कुछ लोग संज्ञा का मतलब लेते हैं कि चीजों को नाम दे पाना, कुछ लोग ऐसे होंगे जो चीजों को नाम नहीं दे पाएंगे। जैसे बोलना है, सपोज मुझे स्पेन को बोलना है तो मैं कहूंगा कि ये एक इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिससे हम लिखते हैं, बट हम इसको नाम नहीं दे पा रहा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि चीजों को नया ही नाम दे देंगे। जैसे एक डिजीज होती है न्यूलोगिज्म, तो उनके खुद के अपने वर्ड्स होते हैं, वो ऐसे वर्ड्स होंगे तो ये आपको कहीं डिक्शनरी में मिलने वाले नहीं है। तो यहाँ पर उन सारी चीजों का हम समावेश कर सकते हैं कि डिजीज रिलेटेड टू द ओरिएंटेशन, डिजीज रिलेटेड टू द कॉन्शियसनेस, डिजीज रिलेटेड टू द जिसमें भी वो उसको नाम नहीं दे पा रहा है, तो संज्ञा ज्ञान। सॉरी। नेक्स्ट है स्मृति विभ्रंश। स्मृति मीन्स याददाश्त या भूतार्थ। तो जो भी चीज भूत में हो गई या जो भी चीज पास्ट में हो गई वो सारी सारी स्मृति हो जाती है। तो जो स्मृति है यूजुअली, या जो मेमोरी की बात कर रहे हैं, यूजुअली तीन तरह की है, इमीडिएट, रिसेंट एंड रिमोट मेमोरी। तो जो साइकेट्रिक पेशेंट्स है या जो हमने स्मृति की बात करें, लगभग सारी व्याधियों के अंदर दिया हुआ है कि स्मृति का नाश हो रहा है। जैसे अपस्मार के अंदर है स्मृति का अपनयन हो रहा है, उन्माद है, ज्यादातर मानसिक व्याधि के अंदर स्मृति का विभ्रंश बताया। तो पर्टिकुलरली स्मृति या हम जिसको मेमोरी कह रहे हैं उसके तीन तरह के टाइप्स हैं, इमीडिएट, रिसेंट एंड रिमोट। जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज है वो चल जाती जाती है। लाइफ के कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत बहुत ही खराब होंगे, वही चीज आपको याद रह जाती है। वैसे भी अच्छी चीज तो उतनी नहीं याद रहती जितनी बहुत खराब चीज याद रह जाती है। तो जो लॉन्ग टर्म मेमोरीज है वो तो धीरे धीरे चीजें जाती जाती है, डिलीट होती चली जाती है। बट जो डेज टू मंथ वाली आपकी मेमोरी है वो आपके पास सही रहती है। जैसे एक मूवी थी फर्स्ट 50 डेट्स, तो उसके अंदर जो एक्ट्रेस रहती है
उसकी जो मेमोरी रहती है 1 डे की रहती है, सेकेंड डे वो बिल्कुल तरीके से आउट हो जाती है। तो उसकी जो मेमोरी थी वो इंटरमीडिएट मेमोरीज थी, कि आज जो भी हुआ वो कल उसको याद नहीं रहेगा। उसके अंदर होता ही है कि धीरे 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 करके जो उसका एक्टर होता है, पहले दिन वो मिलता है उसके साथ डेट करता है, नेक्स्ट डे उसको पूरी तरह से आउट हो चुकी होती है। तो फिर वो हर दिन के वीडियोस बनाता है और वीडियो बना के उसको दिखाता है रोज सुबह सुबह, तो फिर उसको पूरी सारी मेमोरीज करना स्टार्ट करती है। तो उसके लिए हर दिन नया डे होता है। तो जो रिसेंट मेमोरीज उसके अंदर डेज टू मंथ की जो मेमोरीज होगी वो आपकी गायब होगी। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इमीडिएट मेमोरी। लगभग 10 to 15 मिनट्स के बाद आप भूल जा रहे हैं, जैसे गजनी के अंदर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के अंदर भूल जाता है, बट रिसेंट मेमोरी यूजुअली अप्लाई फॉर द 5 to 10 मिनट्स। तो जो भी चीज आप 5 से 10 मिनट के अंदर भूल जा रहे हैं, खासकर जैसे अल्जाइमर्स डिजीज है, वो जो है वो ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि आप अपना नाम भूल जा रहे हैं, आप अपने परिवार को भूल जा रहे हैं, आप अपना रास्ता भूल जा रहे हैं। तो इमीडिएट मेमोरी का लॉस हो रहा है, या तुरंत की जो हमारी स्मृति है उसका अगर लॉस हो जा रहा है, तो वो ज्यादा हानिकारक है। बाकी जो लेट टर्म मेमोरीज है वो धीरे धीरे टाइम पास होता है तो हम चीजें भूलते चले जाते हैं। तो जब जब भी हम किसी साइकेट्रिक पेशेंट का या किसी मानसिक रोगी का असेसमेंट कर रहे हैं, तो हमें स्मृति पे जरूर ध्यान देना है। तो उसको एक्सेस करने के लिए कुछ पॉइंट्स हमें अचीव करने चाहिए। नेक्स्ट है भक्ति। भक्ति मतलब होता है डिजायर, लाइक्स और द इंटरेस्ट। हर चीज में हर एक इंसान की अपनी डिजायर्स होती है। जैसे लिखा है कि टू अचीव द एनीथिंग यू नीड अ बर्निंग डिजायर, नेपोलियन ने कहा था। और एक मूवी में शाहरुख कहता है कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी दुनिया पूरी कायनात उसको आप तक लाने की कोशिश करे। बट डिजायर किन चीजों की, जिनकी आपको आवश्यकता है, जो जिनको आप अचीव कर सकते हैं। आप ऐसी डिजायर करने लग जाए, या आप किसी चीज के प्रति, बीच में आता है कि एक आदमी है वो पैसे के ऊपर ही सोता है, बड़ा प्यार है उसको पैसे से। हमारे हॉस्टल में एक लड़का था, वो उसका एक पेन था, उस पेन को छोड़ना नहीं चाहता था। अगर उसके पास वो पेन चला गया तो वो बिल्कुल पागल सा हो जाता था। तो है क्या कि जो आपकी भक्ति है, जो आपकी डिजायर है, वो एक लिमिट तक रहे। जैसे ही वो उस लिमिट को क्रॉस करेगी, जैसे ही सपोज ऐसा नहीं कि भक्ति लाइफ की है, समटाइम्स डिसलाइक हो सकती है, कि सब बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो वो चिढ़ जो है वो आपकी, जो आपका जो द्वेष है, वो भी एक डिजायर है, बट कैसी निगेटिव में। तो जो आपकी डिजायर है वो भी एक लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर, जब तक वो लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर बनी हुई है, इट्स नॉर्मल। तो हम जितने ही फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स नॉर्मल है, हर एक पर्सन के अंदर होंगे। बट जैसे ही वो लिमिट को क्रॉस करा, जैसे ही उसने होम्योस्टेसिस से बाहर निकलने की कोशिश करी, वैसे ही वो व्याधि का स्वरूप ले लेगी। तो जो डिजायर है हमारी, वो कैसे होती है, फिजियोलॉजिकल डिजायर, डिजायर्स इन रिलेशंस, डिजायर्स इन रिलेशंस टू एंटरटेनमेंट। जो हमारी भक्ति है वो आहारज हो सकती है, विहारज हो सकती है, विषम हो सकती है, जन्म हो सकती है, और अन्य हो सकती है। तो किसी भी तरह की जो डिजायर है, जब तक वो लिमिट के अंदर है तब तक वो हेल्थ है। लेकिन जैसे ही उस लिमिट को क्रॉस करके जाएगी, वैसे ही जो हमारी डिजायर है वो मानसिक व्याधि का कारण बनेगी। दूसरा शील, शील का विभ्रम होना। शील का मतलब है आपका बिहेवियर। जैसे हम एग्जामिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम पे जाते हैं, तो सबसे पहले वहां पर यही आता है कि जो रोगी है उसका अपीयरेंस एंड बिहेवियर कैसा है, कैसे वो लोग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो समटाइम्स हो सकता है कि कुछ एग्जेग्रेशन की बात ना हो, लेकिन बात बात एग्जेग्रेट हो जा रहा है। समटाइम्स कुछ लोग बिल्कुल काम एंड क्वाइट रहेंगे, और कितना भी उनको रिटेंट कर लिए रिटेंट नहीं होंगे। बट समटाइम्स क्या हुआ कि बिल्कुल कहते हैं ना, कल तक वो आदमी बिल्कुल सीधा साधा था, बिल्कुल काम था, बिल्कुल क्वाइट था, अब अचानक से एरोगेंट हो गया, चिल्ला चोट करने लगेगा। कुछ चीजें होगी कि जो कि आपकी हैबिट्स थी, जब आपकी वो हैबिट्स कंप्लीट नहीं होगी, देन अगेन यू आर इन एरोगेंसी। तो जो आपका बिहेवियर है, जो आपका टेम्परमेंट है, वो आपके शील को बता रहा है। तो इस वो किसी में आ सकता है, आपकी हैबिट्स में है, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में, आपकी पर्सनल केयर में, आपकी लिस्ट टाइम एक्टिविटी में,
and what he's doing in free time etc included in this working. तो जितनी भी चीजें इससे रिलेटेड है उन सारे को हम उस सील से या उसके स्वभाव से ले सकते हैं कि उसका बिहेवियर जो है वो पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। तो सील जो है वो पर्टिकुलरली उसके हैबिट्स को, टेम्परमेंट्स को, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के अंदर लिस्टेड टाइम एक्टिविटी को डिनोट कर रहा होता है। नेक्स्ट है चेस्टा। चेस्टा का अगर विभ्रंश हो रहा है तो चूंकि यूजुअली डेली ही तो हमारा काम है कि कंटिन्यू चलते रहना है, जिंदगी जो है वो चलती रहती है, तो चेस्टा तो हमारी होनी ही होनी है। तो चेस्टा सारी आपके जो मोटर फंक्शंस है, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस है, जो आपके पोस्चर्स है, ये सारे कैसे हैं, तो इट कैन बी इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड और इम्प्रॉपर। इन अप्रोक्सीमेटली ऑल द साइकेट्रिक डिसऑर्डर देयर विल बी चेस्टा विब्रेंस। ठीक है, तो चेस्टा विब्रेंस तो हर जगह हो रहा है। पता क्या पागलों की तरह बिहेवियर करने लग गया, कैसे पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। तो कुछ चीजें कभी अगर हम रिवाइंड करें तो आपको भी लगेगा कि कभी यार मैं कैसे कर रहा था और डोंट हैव टू टेक दिस लाइक मुझे इस तरह से करना नहीं चाहिए था वहां पर। तो बट है वो जब तक उस लिमिट के अंदर बनी हुई है तब तक जो है वो आपका चेष्टा जो है वो प्राकृत है। जैसे हम उस प्राकृत से बाहर निकल के जाते हैं वैसे ही उसका विभ्रंश हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स लिखे थे कि इंक्रीज्ड एक्टिविटी सीन इन वाताजन्माद, डिक्रीज्ड एक्टिविटी सीन इन कफाजन्माद, inappropriate singing, dancing, laughing and making noises seen in the वाताजन्माद। दो रोड पे चिल्लाता चला जा रहा है, गाता चला जा रहा है, हंसता चला जा रहा है। तो चेस्टा के अंदर हम जो भी आपकी साइकोमोटर एक्टिविटीज है उसको ले सकते हैं, आपकी स्पीच है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस है, पोस्चर्स है, उन सबको आप एक्सेस कर सकते हैं कि किस तरह से जो है वो पर्टिकुलर रोगी इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बिहेव कर रहा है। दूसरा है आचार विभ्रंश। आचार मीन्स सोशल कंडक्ट्स, पर्टिकुलरली सोशल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, कि हर एक आदमी जो है वो कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, कैसे, जैसे हम बात करते हैं हमेशा से धर्म की, तो धर्म का मतलब है धारण करना। तो मुझे लगता है कि जो भी हमारे किसी भी रिलीजन के अंदर हम देखते हैं सबके अंदर जो है वो बांधने की बातें कही है। बांधने की बात या डराने की बात, तो डराना या बांधना इसलिए है कि चीजों का आप धारण कर सकें। ओवरऑल जो धर्म बना था वो बना था पर्सन की हेल्थ के लिए, कि कुछ आप नियम बनाएंगे, कुछ आप कायदे बनाएंगे, कुछ आप रूल्स में रहेंगे, उस रूल्स के कारण जो सोसाइटी होगी उसको फॉलो करेगी, वो उसको फॉलो करेंगी, तो उसको आपने जो है नाम देना स्टार्ट कर दिया कि ये पर्टिकुलर धर्म हो गया या ये पर्टिकुलर पूजा हो गई, किसी तरह का। तो ओवरऑल जो उसका मुझे लगता है जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हर चीज जो है वो हेल्थ रिलेटेड थी, कि इस तरह के काम आप करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। इसलिए वहां पर जो है वो चूंकि लोग मानेंगे नहीं, इसलिए उसको धर्म का नाम दिया गया, या उसको धारण करने के लिए लोगों को कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए जिससे हम धर्म करने लग गए। तो आचार का विभ्रम होगा तो जो आपकी एक्टिविटीज होगी जो कि अनसुटेबल अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, हमारे पहले कहा है कि एक सुखायु है, एक हितायु है, एक सुखायु है, एक दुखायु है, एक हितायु है, एक अहितायु। मतलब आपको खुद भी स्वस्थ रहना है और दूसरा सोसाइटी को भी स्वस्थ रखना है। तो सोसाइटी को स्वस्थ रखना है तो उसके साथ आपके जो सोशल कंडक्ट है उसको आपको फॉलो करना होगा। तो जो आचार है, जो कंडक्ट है, वो दोनों हो सकते हैं, आपके पर्सनल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, सोशल स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं। पर्सनल स्टैंडर्ड आप अच्छे से तैयार होके जाते हैं, सोशल स्टैंडर्ड्स कि आप किसी से मिलते हैं तो उनका अभिवादन करते हैं। So the symptoms produced in the mental disorder can be explained on this ground. Hence, whole Ayurvedic psychiatry is based on these vibhamas, and all the symptoms of mental illness can be concluded under these vibhamas. No one mental disorder is out of this eightfold examination. जो भी जितनी भी मेंटल डिसऑर्डर्स है वो सारी की सारी हमें इसके अंदर मिल सकती है, कि मनोविभ्रम है, बुद्धि विभ्रम, किसी व्याधि के अंदर 5 हो सकते हैं, किसी के अंदर 8 हो सकते हैं, किसी के अंदर केवल 1 हो सकता है। तो रिलेटेड जितनी भी मानसिक व्याधियां हैं उन सब के अंदर हमें हर एक फोल्ड को एग्जामिन करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे, आप इससे ज्यादा क्वेश्चंस देख सकते हैं, आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं फॉर्म करिए, तो शायद हम लोग उतना बेटर होगा। जैसे एक था कि अगर किसी को मनोविभ्रम देखना है तो देख सकते हैं कि आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि are you always think more before started any work or routine things? So, not at all, just a little, somewhat, moderately, quite a lot.
एंड ऑल द टाइम्स कुछ करने के पहले हमें सही सोचना होता है, कुछ लोग ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचते होंगे। तो इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं कि उसका मनोविभ्रम की स्थिति क्या हो सकती है। जैसे एट होम, वर्क और schools, I find my mind wandering from task and what interpreting uninterestingly or difficult and interesting or easy. Especially in the groups, I find hard to stay focused on what is being said in the conversations. तो जो मन विभ्रम के हमें लगता है कि इतने क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो यहाँ तो मैंने कुछ एफर्ट्स करी है, आप इससे ज्यादा भी क्वेश्चंस जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। सेकंड, बुद्धि विभ्रम हो गया है। जैसे बुद्धि विभ्रम हो गया तो हमेशा जो है वो बुद्धि की इंटेलेक्ट की बात करते हैं, तो आपसे पूछ सकते हैं कि डू यू केयरफुल अबाउट द डायरेक्ट एंड द इम्प्लाइड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स आई यूज इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो जो भी पर्सन है वो कुछ बोलने के पहले या लिखने के पहले बार बार जो है वो सोचता है कि नहीं। I appreciate a wide variety of music. People come to me when they need help from math problems or any calculations. In my mind, I can visualize clear, precise, sharp images. I understand why I believe and behave the way I do. Understand the moods, temperaments, values, and the intentions of others, even when they are hidden. जो अगर बुद्धि का डिफरेंस है तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस जो है वो आस्क कर सकते हैं आप। जो संज्ञा ज्ञान है उसके लिए पूछ सकते हैं कि I feel confusion in the name of person or place or things or the routine titles. I feel failure to recognize or identify objects despite intact sensory functions. I feel loss of touch or sense sensations or consciousness other than the painting. I need others to assume responsibility for most major areas of my life. Level of consciousness for temperature or cold, pressure, or reflexes for any type of stimuli. It is hard for me to concentrate on reading. तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप आस्क कर सकते हैं कि क्या उसका संज्ञा ज्ञान प्रॉपर है या नहीं है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं रिलेटेड टू द स्मृति कि आई डिसाइडेड टू डू समथिंग इन अ फ्यू मिनट्स टाइम एंड देन फॉरगेट टू डू इट। मोस्ट लोग ना सोचा था कि कर जाऊंगा लेकिन कर नहीं पाते। आई फॉरगेट समथिंग व्हाट आई वाज टोल्ड अ फ्यू मिनट बिफोर। I fail to recognize a person or place or things I have knew before. I look at some things without realizing I have seen in the moments before. I fail to recall the things that have happened in the last few days. I forget address or identity or appointments or buy things, daily routine, my works. इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आपसे आस्क कर सकते हैं कि क्या उसको याद रखता है या भूल जाता है। सेकंड, फिफ्थ फोल्ड जो है वो हमारा था कि भक्ति का जो इसका विभ्रम हो जा रहा है। तो आप उसे पूछ सकते हैं कि ऑब्सेशन फॉर द थिंग्स और द पर्संस और द पर्टिकुलर पर्पस। किसी चीज के लिए ऑब्सेशन तो है नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो पर्टिकुलरली ऑब्सेसिव लॉयल हुआ करते हैं, कुछ भी जरूरत नहीं होगी फिर भी वो झूठ बोला करेंगे। अपने जैसे ही सपोज कमरे के अंदर बैठा आप पूछोगे भाई कहाँ हो तो बोलेगा नहीं मैं तो बाहर हूँ, मतलब जहाँ पर जरूरत नहीं है फिर भी वो बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो यूजुअली जब तक कोई चीज होता है ना कि बोलते हैं कि कोई चीज आप बतौर शौक शुरू करते हैं, शौक जो है वो आदत होता है, फिर आदत जरूरत हो जाती है, तो वो जरूरत बन जाती है तब आपके लिए डिजीज को लेकर आने वाली होती है। तो ऑब्सेशन फॉर द थिंग्स और द पर्संस और द पर्टिकुलर वर्क्स एटसेट्रा, कंसर्न्स विद कंटामिनेशंस लाइक डर्ट, जर्म, केमिकल्स और एक्वायरिंग सीरियस इलनेस सच एज एड्स। सोचता रहेगा कि मुझे ये तो नहीं हो गया, मुझे कई तरह की बदबू तो नहीं आ रही है। आई फील मोर कंसर्न ऑफ माई वर्क, person, relations, situations, place, things, health, and the disease. I feel recurrent excessive distress when separation from the home or major attachment figures occurs. I am exclusively devoted to the work and the productivity to the exclusion of leisure activity and the friendships not accounted for the obvious economy necessity. I am unable to discard worn out or worthless objects even when there are no sentimental values. तो सील का विभ्रम को देखना है कि तो we can ask some questions like I have a quick temper, short fuse, कुछ समय के लिए होता है, कभी कभी होता है या हमेशा बना रहता है। I am irritable and get upset by minor annoyances. I have had periods of great optimism and other periods of equally great persons.
The pleasure and the joy has got out of my life. My self-confidence ranges from great self-doubt to equally great overconfidence. तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस जो है वो हम पूछ सकते हैं कि क्या उसका सील जो है वो प्रॉपर है या उस विभ्रंश की तरफ जा रहा है। चेष्टा, तो चेष्टा का अगर विभ्रम है तो वी कैन आस्क आई हैव had periods of tearfulness and crying and other times when I laugh and the joke excessively. It takes great effort for me to do simple things. Even when sitting quietly, I am usually moving my hands or feet. Although याद होती बैठे रहते तो हाँ तो पैर चलाते रहते, बट कुछ हद तक वो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा हो रहा है तो टुवर्ड विभ्रंश की तरफ वो जा सकता है। इन ग्रुप एक्टिविटी इट इज हार्ड फॉर मी टू वेट माई टर्न। तो कोई ग्रुप एक्टिविटी हो रही है तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मैं अपने टर्न तक चिल्ला करके आगे भाग जाएगा कि भाई मुझे पहले चाहिए। हम लोग बचपन में खेला करते थे तो सबसे पहले हर आदमी वेट, क्रिकेट खेलते थे तो वेट करते थे कि भाई वेट क्या करते थे, वेट ही नहीं कर पाते थे कि भैया मुझे तो बैटिंग करनी जाकर के, कैसे भी मुझे मौका मिले जाके बैटिंग करना स्टार्ट कर दूं। इसलिए कहते हैं कि कुछ ना कुछ पागलपन जो है हम सब में थोड़ा थोड़ा होता है, बट वो थोड़ा रहे तो ही सही है, ज्यादा ना होने पाए। The repetitively and seemingly driven and the non-functional motor behavior like head shaking and the weighing body rocking, head wagging, mouthing, and the objects self-biting, pricking at the skin. तो कुछ कुछ चीजें जो हम यूं ही करते रहते हैं, लेकिन कभी अगर वापस जाके देखेंगे तो लगेगा कि क्या पागलपन कर रहा था। आचार, तो आई ब्लेम अदर्स फॉर माई मिस्टेक्स और मिसबिहेवियर्स। यूजुअली होता यही है कि हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारी गलतियां हैं उसको किसी दूसरे पे थोप दें। खासकर हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वहां पर ये ज्यादा होता है कि हम लोग कंधे ढूंढ रहे होते हैं कि हमारी जो भी गलती होगी उठा करके हम किसी दूसरे के माथे पर देंगे। आई आर्ग्यू विथ एल्डर्स और रिफ्यूजेस टू कंप्लाई विथ एल्डर्स रिक्वेस्ट और रूल्स। इन कन्वर्सेशन आई स्टार्ट टू आंसर क्वेश्चंस बिफोर द क्वेश्चंस हैव बीन fully asked. My relationship with the people are made difficult by my tendency to talk first and then think later. I initiate physical fights, lies, threatens, and intimidates others. I have been physically cruel to people or animals to have used the weapons, then they cause serious physical harms to others. Bad break. तो कुछ सोशल कंडक्ट्स है जिसको कि हम मानना चाहिए, अगर हम उसको नहीं मान रहे तो भी वो विभ्रंश की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से जो है वो जो हमारी आयुर्वेदिक साइकेट्री है इट्स बेस्ड ऑन द 8 विभ्रमास ऑफ उन्माद। In the other hand, Ulmov has holistic approach for psychiatric illness. It is found that no one mental disease is present which is out of these vibраmas. Eightfold examination of mental state is necessary for each and every patient because most of the cases of physical illness are actually not only physical problems, but those are the undiagnosed mental problems or physical problems, which is basically aggravated due to the mental illness. So it should be recommended by physician in the daily practice. It should be added in case record form. Same the other examination is necessary. Just hope that the eightfold examination of mental state will be used by clinician for the diagnosis of mental disease. तो कुछ मैंने कोशिश करी थी कि मेंटल डिसऑर्डर्स को एक्सेस करने के लिए कुछ फॉर्म करें। Thank you. Thank you, sir. Thank you, Sevatkar sir, for wonderful and nicely delivering the top lecture on mental and as well as eightfold mental examination. The main feature of this lecture is sir has presented very nicely along with his self-incorporated questionnaire. और सर की अपनी एक अद्वितीय शैली है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। सर हम सभी के गणेश का अभिनाम लिया सर ने और हमारे शिक्षक भी रहे हैं NIA में और आज भी शिक्षक हैं, हम लोग अभी भी मार्गदर्शन सर से लेते हैं। तो सर ने एक बहुत ही अपनी अद्वितीय शैली में, सर के पढ़ाने की शैली बहुत अलग है, डिफरेंट है और बहुत अच्छी है, उसके साथ यहाँ पे प्रस्तुत किया है। अब मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे उपस्थित आज हमारे साथ में हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय पवन सर और वाशनी सर भी उपलब्ध हैं, तो उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उसके पहले अगर कोई भी शिक्षक यहाँ पे कुछ इस संबंध में एड ऑन करना चाहें
तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं, बट मैं निवेदन करता हूं कि कोई भी डायरेक्टली हमारे स्पीकर से क्वेश्चन नहीं करेंगे, और अगर कुछ इस मैटर में एड ऑन करना चाहते हैं तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं, कोई भी सम्मानीय सदस्य इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के। वैसे सर, क्या आप सुन रहे हैं क्या? सॉरी, तो फिर हम डायरेक्टली, अब मैं आज के चेयरपर्सन आदरणीय आराधना खान्ने मैडम से निवेदन करता हूं कि आप अपना चेयरपर्सन का दायित्व पूर्ण करते हुए आज के सर के व्याख्यान के ऊपर अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें संक्षिप्त में। आदरणीय आराधना मैडम। धन्यवाद मेरे को चेयरपर्सन का अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बीके सेवटकर सर का बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर था, और उनकी जो शैली थी, जो उन्होंने छोटी छोटी स्टोरीज के माध्यम से एक एक विभ्रम को व्यक्त किया, वो बहुत अच्छा लगा। उससे विषय को समझने में हमारे विद्यार्थियों को और हमारे टीचरों को भी बहुत सहायता होगी। और जो उन्होंने 8 विभ्रम से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए, वो काफी क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा था हमारे खुद में समाये हुए हैं, और सबका आंसर यस है। तो पहला आयुर्वेदिक जो विभ्रम है, 8 विभ्रम जो है वो हमारे में ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपने बहुत ही आनंदित करने वाला बताया। इसमें से मुख्यतः हम ये नहीं समझते थे कि जो 8 फोल्ड है, मुझे लगा था कि अस्तमित परीक्षा से रिलेटेड होंगे, पर आपने बहुत सरल करके विभ्रम, बुद्धि विभ्रम, संज्ञा विभ्रम, स्मृति विभ्रम, भक्ति, चेष्टा, शील और आचार विभ्रम जो बताया, तो हम ये समझते हैं कि यदि शील विभ्रम कुछ लोगों में पाया जाता है, जिनको हम बात करने का एटिकेट नहीं है बोलते, तो वो हमको एक साधारण सी बात लगती थी, लेकिन वो इनिशिएटिव है कहीं ना कहीं एक मेंटल डिसऑर्डर्स को प्रारंभ करने का। तो हम अपने संस्कारों में, धर्म में जो हमारी बातें बताई गई हैं, और निश्चित रूप से वो बीज रूप में हमारे संस्कार डालने की प्रवृत्ति जो है, जो शरीर और मन में एक बैलेंस, एक होम्योस्टेसिस बनाए रखने के लिए, उनका हम पालन करें। ये सूत्र रूप में आपने को ज्ञान दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही बढ़िया और सुंदर लेक्चर था, उसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए और सहायता के लिए। अब मैं आदरणीय अतुल वार्ष्णेय सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। सर कृपया हमें ब्लेसिंग्स प्रदान करें। थैंक यू अनुराग जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आज सेवतकर सर ने दिया। अभी तक की मैं समझता हूँ पहली यहाँ पर उपस्थिति दर्ज की है, और बहुत धमाकेदार उपस्थिति सेवतकर सर ने इस लेक्चर सीरीज में अपनी की है। और अच्छी बात तो यह रही, विशेषता जो कि मानसिक रोगों पे, मानसिक चीजों पे, मानसिक भावों पर अभी तक कोई किसी ने अपनी प्रस्तुति नहीं दी थी, और उस अछूते विषय को सर ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया विद स्टोरी। तो वो एक उनकी अलग ही शैली रही। मैं समझता हूँ ये लेक्चर भी हमारी लेक्चर सीरीज के लिए एक धरोहर रहेगा, और अच्छे लोग इसको रेफरेंस के रूप में लगातार यूट्यूब पर और फेसबुक पर देखेंगे। मैं रोग निदान अकेडमी की ओर से आभार प्रकट करूंगा सेवतकर सर का, अनुराग सर का, मीटिंग का जो आज अच्छा उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया। थैंक्स। थैंक यू सर। अब आज हमारे साथ में हमारे परमादरणीय पवन सर उपस्थित हैं। मैं सर को एक मिनट में एक सूचना देते हुए आमंत्रित करूंगा। मुझे यह दायित्व आप दोनों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था इस महीने में कोऑर्डिनेट करने का। पहली वक्ता थी हमारी जय मैडम, द्वितीय थी प्रियदर्शनी मैडम, तृतीय ज्योति मैडम थी, चतुर्थ हर्षिता मैडम थी, और चूंकि इस महीने में 5 सैटरडे थे तो फिर भगवान का अवतार भक्त जब बहुत पुकारते हैं तभी होता है, तो कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। 2-3 महीने से पुकार थी कि सेवतकर सर आए और हम सभी के सामने प्रकट हो, लेकिन जैसा हम सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान बाद में ही आते, जब भक्त बहुत उद्विग्न होकर के उनके एकदम पीछे पड़ जाते। तो मैंने वही दुस्साहस किया और पीछे पड़ ही गया कि नहीं, मैं मानूंगा नहीं, आपको करना ही करना है। तो आज आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मैं पवन सर को निवेदन करता हूँ कि हम सभी को आशीर्वचन प्रदान करें। सर, आदरणीय पवन सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, आपने बड़े अच्छे से संचालित किया। इस महीने के सारे 5 लेक्चर्स बड़े अच्छे रहे, और किसी ने अति उत्साह में आज के लेक्चर के पहले ही कह दिया कि इस महीने सारे लेक्चर्स फीमेल्स की हो रहे हैं।
इसको भी भंग किया हमारे युवा साथी और एकदम डायनामिक बालकृष्ण जी ने। उन्होंने अपनी शैली में अपना पूरा मैंने लीलाधर कृष्ण के पूरे उन्होंने लीलाएं गिनाई यहाँ, मुझे लगा सर। बताए कहानी। नहीं, बड़े अच्छे से, बड़े रोचक ढंग से उन्होंने समझाया। बड़ा अच्छा लगा, मजा आया। पूरे अष्टविभ्रम मजे से बताया इन्होंने, और सबकी कथाएं बताई छोटी छोटी, तो रिलेट भी होता है और वो याद रह जाती है। जैसे आराधना मैडम ने भी कहा कि कुछ तो लग रहा था कि ये कथाएं हम पे ही घट रही है। तो बहुत अच्छे फिजिशियन है, बहुत अच्छे टीचर है सेवतकर जी, और पूरे एकेडमी का सौभाग्य है कि इन्होंने अपना कंसेंट दिया और बड़ा अच्छा लेक्चर दिया। वार्ष्णेय जी ने बता ही रखा है कि हमारी एक धरोहर रहेगी, मील का पत्थर रहेगा। और अनुराग जी, हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपका सुनते हैं सेवतकर जी, तो हम आपके बहाने से इनको पुनः आमंत्रित करना चाहेंगे। आपके कंधे पे बंदूक रख के इनको आमंत्रण की गोलियां भेजते रहेंगे हम। तो सेवतकर जी, बहुत बहुत जी सर। धन्यवाद। और सर थैंक यू सर, थैंक आपका सहयोग इसी तरह प्राप्त होता रहे हम लोगों को। आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन और कुछ सुझाव, अन्य कुछ लेक्चर सीरीज नेक्स्ट मंथ के लेक्चर के लिए, लेक्चर सीरीज के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं समाप्त करता हूँ। अगले बार का भी थोड़ी सी घोषणा कर दीजिए अनुराग जी, तो अच्छा रहेगा। सर नेक्स्ट मंथ से धन्यवाद आदरणीय सर, आपके स्नेहपूर्ण, वात्सल्यपूर्ण और कृपापूर्ण हम सभी के लिए आशीर्वचन के लिए। हम सभी सभी सिर से बहुत ही अभिभूत हो जाते हैं आपके सामने। यानी एक मौका भी मिलता है 1 मिनट का आपका सानिध्य पाने का, तो बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जिंदगी जी ली। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आशीर्वचन के लिए। और सेवतकर सर, वार्ष्णेय सर, आराधना मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मंथ का कोऑर्डिनेशन हमारी अग्रज और आज जो चेयरपर्सन है आदरणीय आराधना मैडम करेंगी, इसीलिए उनको आज का यह सोच करके ही चेयरपर्सन बनाया था कि वो भी रहेंगी तो और अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट मंथ का संचालन मैम की तरफ से होगा। तो जो अगले स्पीकर हैं उनकी घोषणा भी मैडम से मैं निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पे सभी को बता दें कि पहले वक्ता कौन है। आदरणीय आराधना मैडम। मैडम आप सुन रहे हैं क्या? नमस्कार सर, पवन सर नमस्कार। नमस्ते आराधना मैडम जी सेवतकर नमस्कार से सर, मुझे लगा था कि वो पोहे की भी घोषणा करेंगे। सर रूम पे आते हैं फिर। हम तो बाकी लोगों की तरफ से हम तो वसूल कर ही लेंगे। जी सर 6 फरवरी को है पहला लेक्चर। डॉक्टर मानस रंजन होता प्रिंसिपल है यहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज में, भारती कॉलेज रहेगा जी। और सेकंड लेक्चर जो है वो ऐश्वर्या रनाडे मैडम का रहेगा। तीसरा विवेक दुबे सर का, और चौथा अजय कीर्ति जैन सर। बढ़िया। तो एक बात आगे उनकी कन्वीनियंस से कर सकते हैं, पर ये चारों ही वक्ता रहेंगे सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू मैडम इन्फॉर्म करने के लिए। और अब हम आज के आप लोगों का सहयोग प्राप्त होना रहना चाहिए, ताकि अच्छे से मेरा भी कोऑर्डिनेशन जो है वो निपट जाए अनुराग की तरह। मैडम समय यही रहेगा या कुछ उसमें परिवर्तन किया? समय यही रहेगा सर, 1 बजे ही रखा है, सारे लोग उसके साथ एक्स्टम्ड हो गए हैं। ठीक है जी सर, धन्यवाद मैडम। और अब हमारा यह प्रोग्राम पूर्णता की ओर है। तो मैं एकेडमी के सभी आदरणीय गुरुजन, सभी विद्वजन, शिक्षकगण और विद्यार्थीगण सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमारे आदरणीय अध्यक्ष और सचिव महोदय और आदरणीय सेवतकर सर, प्रमुख वक्ता आराधना मैडम और समस्त शिक्षक और मातृ बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एकेडमी को विशेष धन्यवाद कि मुझ जैसे छोटे व्यक्ति को इतना बड़ा भारी काम दिया, जिसमें 5 पंच महाभूतों को हम इकट्ठा कर सके और यहाँ पर लाए। रिकॉर्ड तोड़ा सेवतकर सर ने, क्योंकि मातृ शक्ति ही लगातार खूब प्रेजेंटेशन कर रही थी, तो पुरुष शक्ति को भी प्रकट होना था, तो सेवतकर सर ने वो काम किया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी तरफ से कोई गलती हो तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मैं अनुमति चाहूंगा सर से कि इस मीटिंग को एंड करूं। बिल्कुल। ओके सर।